हेलो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एचपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम। दोस्तों ये एग्ज़ाम 2019 में हुआ था और मैथ के देखो इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे ना, सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। तो हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से सोल्व करते हैं ताकि आपको जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं ना, उनमें हेल्प हो सके। अब देखो एग्ज़ाम चाहे वो एचपी पटवारी का हो आने वाला, चाहे पंचायत सेक्रेटरी का हो, चाहे जेवीटी का कमीशन हो, वो एग्ज़ाम जब भी होंगे तो मैथ सेक्शन में डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। अब आप बोलोगे सर ये एग्ज़ाम कब होंगे? देखो एग्ज़ाम कभी भी हों, हमें अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है, ठीक है ना? तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें बोला है ए नामक रेलगाड़ी एक खंभे को 40 सेकंड में पार कर लेती है और अन्य बी नामक रेलगाड़ी उस खंभे को 50 सेकंड में पार करती है और ए रेलगाड़ी की लंबाई बी रेलगाड़ी की लंबाई की 1/3 है। तो ए रेलगाड़ी की गति का बी रेलगाड़ी की गति से क्या अनुपात है? अब देखो उसने बोला है रेलगाड़ी ए जो है वो कितना टाइम ले रही है खंभे को पार करने में, वो ले रही है 40 सेकंड और जो बी रेलगाड़ी है वो 50 सेकंड ले रही है। अब दोनों के द्वारा जो टाइम लिया गया उसकी अगर हम रेशो निकालें तो क्या आएगी? टाइम की रेशो क्या बनेगी? यहाँ से टाइम को मैं टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जब 40/50 करोगे आप तो कितना बन गया? वो 4:5 ही बन गया। 4 रेशो जो है ए रेलगाड़ी के द्वारा लिया गया जो टाइम है उसकी रेशो है और 5 क्या है? बी रेलगाड़ी के द्वारा जो टाइम लिया गया खंबे को पार करने में उसकी रेशो है। बात करें डिस्टेंस की तो देखो खंबे को पार करने में जितना डिस्टेंस रेलगाड़ियों ने लिया वो कितना होगा? वो उतना ही होगा जितना रेलगाड़ियों की लंबाई है, ठीक है ना? खंबा पार करने के लिए रेलगाड़ियों ने जितना भी डिस्टेंस कवर किया वो उतना ही होगा जितना उन रेलगाड़ियों की खुद की लंबाई है, ठीक है। अब अगर डिस्टेंस की बात करें तो उसने क्या बोल रखा है कि ए रेलगाड़ी की लंबाई जो है बी रेलगाड़ी की लंबाई की 1/3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बी रेलगाड़ी की लंबाई की रेशो 3 है तो ए रेलगाड़ी की लंबाई की रेशो कितनी होगी? 1 होगी। तो डिस्टेंस की रेशो हमारे पास क्या बनेगी? 1:3। अब देखो हमारे पास टाइम भी आ गया रेशो में, डिस्टेंस भी आ गया रेशो में दोनों रेलगाड़ियों के लिए। यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं। गति की रेशो बोला है ना उसने, तो गति निकालनी है यानी स्पीड निकालनी है हमारे को। तो देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर रेलगाड़ी ए की स्पीड की बात करें हम तो कितना आएगा? 1/4, ठीक है ना? स्पीड रेलगाड़ी ए की कितनी बनेगी? 1/4 और रेलगाड़ी बी की 3/5, क्योंकि 3 आपके पास डिस्टेंस है और 5 आपके पास टाइम है। तो बी रेलगाड़ी की जो गति है वो कितनी आएगी? 3/5। तो ये आ गई स्पीड दोनों रेलगाड़ियों की, ठीक है। अब हमें बोला है कि रेलगाड़ी ए की गति और रेलगाड़ी बी की गति इनकी क्या निकालनी है? रेशो। तो गति हमने निकाल ली, रेलगाड़ी ए की गति कितनी है? 1/4 अपॉन रेलगाड़ी बी की गति कितनी है? 3/5। यही रेशो बोला था ना आपको निकालने को। इसको आप आगे सोल्व करोगे कितना आएगा? 1/4 ऐसे रहेगा, 3/5 को आप ऊपर ले आओगे तो कितना बन जाएगा? 5/3, ठीक है। और ये आ जाएगा 5/12। तो जो गति की रेशो बनी वो कितनी बनी? 5
रेशो 12। दोनों रेलगाड़ियों की जो गति की रेशो बनी वो कितनी बनी? 5:12। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला है 7500 रुपये धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 927 रुपये है। इस गणना में वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? देखो, चक्रवृद्धि ब्याज में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जब निकालना है, मतलब दर जब निकालनी है, तो आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो चाहिए होता है प्रिंसिपल, जिसको हम मूलधन बोलते हैं, वो यहाँ पे दिया आपको कितना? 7500। और दूसरा चाहिए होता है आपको अमाउंट। अमाउंट को क्या बोलते हैं हम? मिश्रधन। ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, प्रिंसिपल अगर आपका 7500 है तो अमाउंट कितना बनेगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कितना आपके पास? 927। तो 7500 प्लस 927 जब आप करोगे कितना आएगा? 8427, 8427। ये क्या बन गया आपके पास? अमाउंट आ गया। अब आपको रेशो निकालनी है किसकी? प्रिंसिपल और अमाउंट की, मूलधन। तो रेशो कैसे निकालोगे? प्रिंसिपल अपॉन अमाउंट आ जाएगा। प्रिंसिपल आपके पास कितना है? 7500। और अमाउंट कितना निकाला अभी हमने? 8427। इनको आप काट लो तो देखो ये 3 से कट जाएंगे। कैसे पता चला 3 से कटेंगे? देखो, 7 और 5 कितने होते हैं? ये जो डिजिट है ना, 7500 के डिजिट है, इनको प्लस कर लो आप। तो 7 5 12, 12 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से कट जाएगा। इसी तरह 8427 के डिजिट को जब आप प्लस करोगे, देखो कितना आएगा? 8 4 12, 2 14 और 7 21। 21 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब 8427 3 से कट जाएगा। तो ये दोनों जब 3 से कटेंगे तो ऊपर कितना आएगा? 2500 आ जाएगा। और इसको जब 3 से काटोगे कितना आएगा? 3 दूनी 6, 2 बचे, बने 24, 3 8 24, फिर 2 है, छोटा नंबर है 3 से, तो यहाँ 0 आ जाएगी, और 3 आए 27। तो आपके पास जो P अपॉन ए आएगा वो कितना आएगा? 2500 बटा 2809। इसका मतलब कि प्रिंसिपल और अमाउंट की जो रेशो आई वो कितनी आई? 2500 रेशो 2809, ये आई। अब आपको क्या करना है? इनका स्क्वायर रूट करना है। क्यों करना है स्क्वायर रूट? क्योंकि टाइम कितना दिया आपको? 2 वर्ष। जब टाइम आपको 2 वर्ष दिया है तो आपको इनका स्क्वायर रूट करना होता है। अब मान लो आपको टाइम 3 वर्ष दिया होता तो इनका आपको क्यूब रूट करना था। टाइम अगर 4 वर्ष दिया होता तो इनका आपको फोर्थ रूट निकालना था। ठीक है ना? जब आप ऐसा करोगे तो देखो रेशो क्या बन जाएगी फर्दर? 2500 का स्क्वायर रूट होता है 50 रेशो, और 2809 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 53, 53। तो आपके पास प्रिंसिपल और अमाउंट की जो रेशो बनेगी वो कितनी बनेगी? 50 रेशो 53। यहाँ तक जब हो जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकाल सकते हो। दर निकालनी है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैसे निकालनी है? इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल इनटू 100। ये फॉर्मूला लगा देना आपने। ठीक है ना? देखो, क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं रेशो मेथड से, पर फॉर्मूले जो है आपको वो सेम ही रहते हैं। ठीक है ना? अब अगर इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट कितना आएगा? देखो, अगर प्रिंसिपल 50 है, अमाउंट कितना है? 53, तो इंटरेस्ट कितना बना? 3 ही बना। 53 माइनस 50, 3 आ गया। और प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल तो 50 है, और गुना 100। ये 50 से
100 को काट दो, 2 आ गया, और 3 दूने 6, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 6%। तो ये आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन को हम स्लो कर रहे हैं, स्पीड हमारी स्लो है यहाँ पे, स्लो इसलिए ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें बोला है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आंकड़ा आएगा। देखो ये सीरीज दी है, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे देखना आपको क्या आएगा। अब देखो 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 14 है। ये बना कैसे है, देखो पहला नंबर है 5, 5 को 1 से गुना किया और इसमें 1 प्लस कर दिया, तो 5 एकम 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6 हो गया। अगला नंबर 6 है, तो 6 को 2 से गुना किया और 2 प्लस कर दिया, कितना बना, 14 बन गया। उसके बाद 14 को 3 से गुना किया, 3 इसमें प्लस कर दिया, तो कितना आया, 45। और 45 को 4 से गुना किया और 4 इसमें प्लस कर दिया, तो ये कितना बन जाएगा, 184। और आगे 184 को 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और 5 जो है वो ऐड कर दोगे, तो कितना बनेगा, 925। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, 925। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4। इसमें बोला है एक व्यापारी ने एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा। तो यहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को भी देखो हम रेशो मेथड से ही सोल्व करेंगे, क्योंकि रेशो मेथड से होता क्या है, टाइम जो है वो कम लगता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझोगे आप। देखो सबसे पहले बस 10% क्या हुई, इसको हानि हुई, हानि मतलब उसको लॉस हुआ, तो आपको लॉस परसेंट दे रखा है स्टार्टिंग में, कितना, 10%। इसको जब आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे कितना आएगा, 10/100 आएगा। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, कितना आ गया ये, 1/10। अब आपको मैंने बताया है पहले भी कि ये 10 होता है डिनोमिनेटर में, ये होता है आपका कॉस्ट प्राइस। क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। और जब आपको लॉस परसेंट दिया हुआ ना, तो ये जो ऊपर एक है ना, ये क्या है, लॉस है। और अगर आपको प्रॉफिट परसेंट दिया होता, तो ये जो ऊपर न्यूमरेटर में जो नंबर होता है वो प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे ये 1 क्या है, लॉस है। अब देखो अगर कॉस्ट प्राइस आपके पास 10 है और लॉस हो रहा है आपका 1 का, तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, सेलिंग प्राइस बनेगा आपका 9, 10 माइनस 1, 9 आ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला यदि वह उस वस्तु को 107.10 रुपये अधिक बेचता तो उसे 20% लाभ होता। देखो 20% को भी हम रेशो में कन्वर्ट करेंगे, तो अब उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट कितना है, 20%, 20%। और 20% को आप जब चेंज करोगे कितना आएगा, 20/100, और ये काट के कितना आएगा, 1/5 आ जाएगा, 1/5। अब ये 5 क्या है आपके पास, कॉस्ट प्राइस डिनोमिनेटर में, और ये जो 1 है ना, 1 क्या है इस बार, प्रॉफिट, लाभ। तो अगर 5 आपका कॉस्ट प्राइस है, 1 आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस 6 ही बनेगा, 5 + 1 6। अब देखो पहले आपने कॉस्ट प्राइस कितना निकाला, 5। अब कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 5। तो कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगा ना, खरीदने का मूल्य तो सेम ही रहेगा। पहले 10 था तो इस बार भी तो 10 ही रहेगा वो, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो चेंज नहीं होगा।
चेंज किया होगा आपका सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस सेम करना है आपको। कैसे करोगे? 10 था तो यहाँ भी आपको 10 बनाना है, 5 को 2 से गुना करनी है, 6 को भी 2 से गुना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना हो गया? 10 हो गया, 10 ही चाहिए हमें। और सेलिंग प्राइस कितना हो गया इस बार? 12 हो गया। अब देखो सेलिंग प्राइस की रेशो हमारे पास 12 आ गई। पहले कितनी थी सेलिंग प्राइस की रेशो? 9। तो जो सेलिंग प्राइस की रेशो थी वो कितनी बढ़ी? 9 से 12 हुई, कितनी बढ़ी वो? 3 बढ़ी। अब ये जो 3 रेशो है ना वो किसके इक्वल है? 107.10 के। रुपए में कितना उस अधिक बेच रहा है वो? 107.10। और रेशो में कितना अधिक हो रहा है? 3। तो इसका मतलब ये जो 3 रेशो है वो किसके इक्वल होगा? 107.10 के। 3 रेशो की वैल्यू ये आ गई। एक रेशो की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो आप। एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 107.10/3। और इसको जब काटोगे तो देखो 3 तिया 9, 1 बचा 1 17, 3 पंजे 15, 2 बचे बने 21 और 3 सता 21 और साथ में 0 लग जाएगी। एक रेशो की वैल्यू ये आ गई आपके पास 35.70। आगे फिर से क्वेश्चन को पढ़ो। उसने बोला यदि उस वस्तु को 30% लाभ पर बेचना हो तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? अब देखो उसको लाभ कितना चाहिए इस बार? प्रॉफिट कितना चाहिए इस बार उसको? 30%। 30% का मतलब 30/100। और 30/100 को जब आप काटोगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 3/10 आ जाएगा। तो ये 10 क्या फिर से क्या हो गया? 10 क्या हो गया आपके पास? 10 तो कॉस्ट प्राइस है ही आपका, पहले से यही चला रहा है 10, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेलिंग प्राइस कितना होगा यहाँ पे? देखो प्रॉफिट हो रहा है तो ये 3 क्या होगा? प्रॉफिट। तो अगर 10 आपका कॉस्ट प्राइस है और 3 प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस 10 + 3 कितना हो गया? 13 हो गया। आपको सेलिंग प्राइस ही निकालना है जब प्रॉफिट कितना हो रहा है? 30%। अब देखिए रेशियो में तो हमने सेलिंग प्राइस निकाल लिया 13, रेशियो में कितना आ गया? सेलिंग प्राइस 13 आ गया। हमें एक्चुअल में निकालना है। तो देखो एक रेशियो की वैल्यू हमने निकाल रखी है 35.70। हमें कितने रेशियो की वैल्यू निकालनी है? 13 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो एक रेशियो की वैल्यू अगर 35.70 है तो 13 रेशियो की वैल्यू कितनी बनेगी? 35.70 इंटू 13, यही आएगा। और इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आएगा आपका 464.10। ठीक है, तो ये आपका बनेगा सेलिंग प्राइस। तो अगर ये सेलिंग प्राइस होगा तब उसको प्रॉफिट होगा कितना? 30% का। तो ये आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 5। इसमें बोला है उसने कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आंकड़ा आएगा। देखो ये आपको क्वेश्चन मार्क दिया है तो क्वेश्चन मार्क की जगह मैं लिख लेता हूँ x, अंडर रूट के अंदर आ गया x, डिवाइड बाय ये है 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 कितना होगा? 2 को 4 बार गुना करोगे कितना आएगा? 16। तो यहाँ 16 कर लिया मैं। और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है तो इसको ऐसे रखना है। और ये जो 512 है ना इसको आप दूसरी तरफ ले जाओगे राइट साइड में। तो राइट साइड में पहले से क्या है? 288 है। ठीक है, 512 जो लेफ्ट साइड में है वो क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। और जब ये राइट साइड में जाएगा तो 288 के साथ क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 288/512 बनेगा। इसको आप काट सकते हो, 8 के टेबल से कटेगा। ये देखो 8 3 24, 4 बचे बने 48, 8 छिक्के 48।
512 को भी 8 से काट दो, कितना आएगा? 8 छिक्के 48, 3 बचे बने 32, 8 चौके 32, ये आ गया। ये आगे फिर से कट जाएंगे 4 के टेबल से। देखो 4 9 36, 4 को 16 से करोगे तो 64 आ जाएगा। तो √x डिवाइड बाय 16, ये लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्या आ गया काट के? 9/16। ठीक है, √x डिवाइड बाय 16 को कैसे लिख सकते हैं हम? √x अपॉन 16, और दूसरी तरफ 9/16 तो है ही है, तो ये 16 से 16 तो कट जाएगा, क्या बचा? √x इक्वल टू 9। आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट खत्म करना पड़ेगा। कैसे होगा? स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी बोथ साइड। तो जब आप दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करोगे ना, तो कुछ ऐसा आएगा। तो ये स्क्वेयर से अंडर रूट क्या हो जाता है? कैंसल। तो यहाँ x बचा और 9 को 2 बार गुना किया, कितना आ गया? 81। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 81। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 6। इसमें बोला है 5 लगातार विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याएं मतलब ओड नंबर्स। 275 है। तीसरी और पांचवी विषम संख्याओं में कितना अंतर होगा? देखो विषम संख्याएं अगर हम बात करें, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे पास विषम संख्याएं तो दी नहीं हुई है, इसलिए हम सबसे पहली विषम संख्या क्या मान लेते हैं? x। अब देखो सबसे पहली अगर x आ गई तो x से अगली विषम संख्या कौन सी आएगी? क्योंकि उसने लगातार बोला है, तो x से अगली कौन सी आएगी? x+2। देखो ना, अगर पहली विषम संख्या मान लो 1 है, तो 1 से अगली विषम संख्या तो 3 ही आएगी। 3 कैसे आ रही है? 1 में 2 ऐड करना पड़ रहा है। तो अगर पहली विषम संख्या मैंने x ली तो अगली x+2 ही लेनी पड़ेगी, 2 तो ऐड करना पड़ेगा। तो दूसरी विषम संख्या बनी x+2। तीसरी विषम संख्या बनेगी x+4। चौथी विषम संख्या बनेगी x+6 और पांचवी बनेगी x+8। तो ये 1 2 3 4 5, 5 विषम संख्याएं होगी हमारे पास। इनका योग उसने बोला है, तो इनका योग कर दो, प्लस प्लस लगा दो यहाँ पे। तो इनका योग जो है वो कितना दिया है? 275। तो इक्वल टू कर दो 275। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में x वाली टर्म्स को ऐड कर लो। देखो x कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 बार है, तो ये 5x हो गया। नंबर्स को ऐड करो तो ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, 6 हो गए, और 6 12, 12 और 8 20। तो 5x+20 बना इक्वल टू 275। 20 प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 275 माइनस 20 बन जाएगा, और वो कितना आएगा? 255। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 5 दूसरी तरफ क्या होगा? 255 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 255 डिवाइड बाई 5, और इसको काटोगे तो 5 5 25 और 5 एकम 5, कितना आ गया आपके पास? 51। x की वैल्यू कितनी आई? 51। मतलब आपके पास पहली विषम संख्या जो है वो कितनी बनी? 51। क्वेश्चन में आपको बोला है तीसरी और पांचवी के बीच में अंतर कितना होगा, तो तीसरी विषम संख्या कौन सी है? x+4 है, तो x+4 कितना बनेगा? x+4 बनेगा हमारा, x की वैल्यू कितनी आई? 51 आई प्लस 4, तो ये बन गई तीसरी विषम संख्या। और कौन सी? पांचवी। पांचवी कौन सी है?
x प्लस 8, तो x प्लस 8, x की वैल्यू 51 प्लस 8 इक्वल टू कितना हो गया 59। ये पांचवें विषम संख्या आ गई। अब दोनों के बीच में क्या पूछा है आपको, अंतर। तो देखो 55 और 59 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, तो 4 का अंतर आ जाएगा। तो ये आंसर इसका आ जाएगा क्वेश्चन का। तो देखो जो भी आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें किसी भी ऑप्शन में 4 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस जो हमने सोल्व किए। देखो सीरीज़ को हम लगातार कंटिन्यूस रखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर हम लगातार सोल्व करते रहेंगे। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।